और अगर मैं अपने रिंग के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलने से इनकार कर दूं तो? लूसी ने पूछा। लूसी, मेजर जनरल ने कुछ ज़्यादा ही संजीदा लहजे में कहा, तुम इस तरह बात कर रही हो जैसे हम किसी आम से मसले पर मुज़ाकरात कर रहे हैं और किसी नतीजे या तस्वीर तक ना पहुँचे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मैं तुम्हें अब इतनी ज़्यादा मोहलत नहीं दे सकता। हमारे इतने नरम रवैये से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश न करो। मैं आज किसी नतीजे पर ही पहुँचना चाहती हूँ, लूसी ने कहा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं ताउन ना करूँ तो मेरे साथ क्या सलूक होगा? माफ़ करना सर, कर्नल ने मेजर जनरल से कहा और लूसी से मुखातिब हुआ। ये बताओ लड़की, अगर तुम्हारे मुल्क में कोई तुम जैसी मुसलमान लड़की गिरफ़्तार कर ली जाए तो उसके साथ क्या सलूक होगा? तुम ज़रूर जानती होगी। हाँ, मैं जानती हूँ, लूसी ने जवाब दिया। किसी मुसलमान लड़की को हमारी पुलिस या फ़ौज गिरफ़्तार कर ले तो सबसे पहले इसकी इज्तिमाई आबरूरेज़ी होगी, फिर देखेंगे कि इसे क्यों गिरफ़्तार किया गया है। कर्नल ने अपने मेजर जनरल की तरफ देखा। मेजर जनरल के होंठों पर तंजिया सा तबस्सुम आ गया। लेकिन हमारे यहाँ तुम्हारे साथ या किसी भी मुल्ज़िमा के साथ ऐसा सलूक नहीं होगा, ना कभी हुआ है, मेजर जनरल ने कहा। तुम हमारे साथ ताउन करो या साफ इनकार कर दो, तुम्हारे साथ वही सलूक होगा जो मर्दों के साथ होता है। हम मुसलमान हैं, हम अपनी हुकूमत के आगे जवाब दे तो हैं, लेकिन असल में हम अपने अल्लाह के आगे जवाब दे हैं। मैंने पहले कहा है कि हमारे साथ ताउन करोगी तो माफ़ी दिला देंगे और फिर अपने मुल्क से बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें धोखा देकर अपना काम निकलवा लेंगे और फिर तुम्हें अपनी हवसकारी के लिए उड़ा लेंगे। अब मैं इस बहस को ज़्यादा तूल नहीं दूंगा। तुम्हारे ख़िलाफ़ और मेजर उस्मान के ख़िलाफ़ हमारे पास तुम दोनों को इंतहाई सज़ा दिलवाने के लिए शहादत काफ़ी है। तुम्हारे रिंग के और आदमी भी हमारे पास हैं और तुम्हारे साथ की 2 लड़कियां भी हैं। इन दोनों में से एक लड़की इकबाली बयान देने पर आमादा नजर आती है, लेकिन हम सिर्फ तुम्हें इसलिए कह रहे हैं कि तुम ज़्यादा ज़हीन और अक्लो दानिश वाली हो। अभी और गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। माफ़ करना सर, कर्नल ने जनरल से कहा। फिर लूसी से मुखातिब हुआ। तसव्वुर मिलाओ कि इस उम्र में ही जेल में चली जाओगी तो तुम्हारा कैसा बुरा हाल होगा। तुम 2-4 साल के लिए नहीं बल्कि तमाम उम्र के लिए जेल जाओगी। जासूसी के अलावा तुम्हारे खाते में कत्ल भी लिखा हुआ है। लूसी के चेहरे पर पहले ही कुछ ऐसा तासुर आ गया था जैसे वो तावन पर अपने आप को आमादा कर रही है, लेकिन कर्नल ने जब इसके मुस्तकबिल की भयानक तस्वीर पेश की तो इसके चेहरे पर नुमाया तौर पर तब्दीली आ गई और यह तासुर गहरा ही होता चला गया। कर्नल ने यह भी कहा कि जेल में जेल के अफसर और वार्डन वगैरह इसे अपनी दाश्ता बना लेंगे और इसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी। ऐसे आदमी इसे हवसकारी का निशाना बनाए रखेंगे जिसके मुंह से चरस और गांजे की बदबू और गलीज जिस्मों से नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आएगी। वो अपनी इस ज़िंदगी के शब रोज़ याद करे जो 5 स्टार होटलों में, कारों और हवाई जहाज़ों में और महल्लात जैसी कोठियों में गुजरे हैं, मगर जेल में एक भंगन की कुछ आबरू होगी, इसकी कोई इज़्ज़त और कोई आबरू नहीं होगी। ISI के मेजर जनरल ने लूसी से कहा था कि मेजर उस्मान और इसकी बीवी बच्चों को अगवा करने वाले भी पकड़े गए हैं, तो लूसी ने गालबन इस झूठ को भी सच मान लिया था। लूसी गैर मामूली तौर पर ज़हीन और अय्यार लड़की थी। यकीनन जानती थी कि वो इकबाल जुर्म नहीं करेगी तो इसके साथ की कोई और लड़की कर लेगी या रिंग का कोई और मुल्जिम ISI के आगे हथियार डाल देगा। कर्नल की बात सुनकर लूसी का सर झुका। कमरे में सुकूत तारी हो गया। सबकी नज़रें लूसी पर मरकूज थीं। लूसी ने सर उठाया तो इसके गोरे गुलाबी गालों पर आंसू के कतरे बहे जा रहे थे। इसने गुलाब के फूलों जैसे हाथों से ये कतरे पहुंच डाले और मेजर जनरल की तरफ देखा। अब इस चेहरे पर ऐसा तासुर था जैसे वो रहम की तलबगार हो। वो आखिरी इंसान थी और लड़की थी। इसके हाथ में कोई गैबी ताकत या जादू नहीं था जो हर मर्द को इसके आगे झुका देता और वो हर सूरत हाल में मनमानी ही करती। वो इंतहा दर्जे की यार और मक्कार ही क्यों न थी, इसने इस मुजरिमाना कैरियर में पत्थरों को मोम कर लिया था। मैं इस औरत जैसी बीवी बनने के ख्वाब देखा करती थी, लूसी ने अचानक वाजिदा की तरफ इशारा करके कहा। मैंने ये ख्वाब 13-14 साल की उम्र में ही देखने शुरू कर दिए। मुझ में ये एहसास कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ इसी उम्र में पैदा हो गया था। लड़कों ने मुझ पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे, लेकिन मैं कहती थी कि मैं अपने जैसे किसी हसीन आदमी के साथ शादी करूँगी। मुझ में रुपए पैसे का और ऐशो इशरत का ज़रा जितना भी लालच न था, लेकिन अपने बाप के मुतल्लिक जानते हुए कि ये पैसे के पीछे मरता है, मैं अंदाज़ा न कर सकी कि इसे पैसे इतने प्यारे हैं कि मुझे भी बेचकर पैसा कमा लेगा। मेरी उम्र अभी 16 साल नहीं हुई थी कि बाप ने मुझे एक ऐसे शख्स के साथ ब्याह दिया जिसकी उम्र 40 साल से 3 साल ज़्यादा थी। मेरे ख्वाब चकनाचूर हो गए। इसकी बीवी मर गई थी, 2 बेटियां थीं, दोनों को इसने कमसनी में ही ब्याह दिया था। बेटा एक भी नहीं था। बड़ा ही मालदार ताजर था, दौलत की तो कमी नहीं थी, लेकिन ये शख्स भैंसे की तरह भद्दा और बदसूरत था और इसका जिस्म भी भैंसे की तरह ही सूजा और फूला हुआ था।
मैं जिस कदर नफासत चाहती थी वो इतना ही बदबूदार और बदअखलाक था। मुझे तो वो खिलौना समझता था जो किसी भी वक्त टूट भी गया तो दूसरा आ जाएगा। मुख्तसर बात यह है कि इसने बड़ी कामयाबी से और बड़ी ही जल्दी मेरे दिल में अपनी नफ़रत पैदा कर दी। मैं तो पाकीज़ा और खुशबाश अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी और कभी सोचा भी न था कि मुझे कोई दौलतमंद खामद मिले, लेकिन यह भी कभी तसव्वुर में नहीं आया था कि मुझे इस काबिल नफ़रत आदमी के हवाले कर दिया जाएगा। मैंने 3-4 महीने बर्दाश्त से काम लिया, लेकिन दिल ही दिल में सोचती रही कि इससे किस तरह निजात हासिल की जाए। कोई रास्ता नज़र नहीं आता था। इस शख्स के पास मेरे लिए ना जिस्मानी तस्कीन थी, ना जज्बाती आसूदगी। मेरे अंदर एहतजाज और इंतकाम बढ़ता चला गया। इसका पहला मुजाहिरा ये हुआ कि मैंने किसी अपनी पसंद के दोस्त को देखना शुरू कर दिया। मेरा खामन सुबह घर से निकलता और शाम को वापस आता था। मैं दिन भर घर में अकेली रहती। आखिर एक दोस्त मिल गया और मैंने अपना आप इसके हवाले कर दिया। खामन की तरफ से मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी कि मैं घर में ही कैद रहा करूं। मैंने इस आज़ादी से पूरा फ़ायदा उठाया। इस ख़तरे के पेश नज़र कि खामन मुझ पर शक न करे, मैंने इसके साथ ऐसा सलूक शुरू कर दिया जैसे मैं इस पर मर मिटी हूँ और सारा दिन इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस तरह इसे खूब उल्लू बनाया और बहुत खुश रहने लगा। मैं यूँ अपने दोस्त में उलझती जा रही थी। मेरे दिल में खामन की नफ़रत बढ़ती चली जा रही थी। मुझ में अय्यारी और फरेबकारी इसी उम्र में पैदा हो गई और इससे मुझे दिली सुकून हासिल होता था। मेरा ये दोस्त कोई शरीफ आदमी न था, पक्का फरेबकार और खुश मिजाज था। इसने फरेबकारी और मक्कारी में मुझे भी माहिर बना दिया था। मैंने एक रोज़ इसे कहा कि इस तरह छुप छुप कर मिलने और पाप करते चले जाने से आर्जी सा सुकून मिलता है, इसके बाद फिर वही रूहानी बेचैनी शुरू हो जाती है। क्यों ना हम बाकायदा मियाँ बीवी बन जाएं, लेकिन इस खामन से किस तरह रिहाई हासिल की जाए। हम दोनों तरीके सोचने लगे और एक तरीके पर हम मुत्तफिक हो गए। वो ये था कि मैं अपने खामन को जहर दे दूँ। मेरा ये दोस्त एक दिन ऐसा जहर ले आया जो नहायत आहिस्ता आहिस्ता असर करता था और इसकी थोड़ी थोड़ी मिकदार हर रोज़ देनी थी। मैंने खामन को दूध में हर रात ये जहर देना शुरू कर दिया। 6-7वें रोज़ वो जिस्मानी कमज़ोरी और सर दर्द महसूस करने लगा। इसने एक डॉक्टर से मुआयना कराया और डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी। मैं इसे अपनी दवाई दूध में देती रही और 16-17 दिनों बाद खामद ऐसा बीमार पड़ा कि बिस्तर से उठने के काबिल न रहा। एक से बढ़कर एक माहिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसे घर देखने आया। हर एक ने अपना अपना नुस्खा आजमाया और एक रोज़ खामद आखिरी सांस लेकर इस दुनिया से उठ गया और मुझे रिहाई मिल गई। लेकिन मैंने ये सोचा ही नहीं था कि हिंदू लड़की बेवा हो जाए तो इसे मनहूस और काबिल नफ़रत समझा जाता है और कोई शख्स इसके साथ शादी नहीं करता। मैंने खामन के घर से सारे ज़ेवरात और जितनी रकम हाथ लगी समेटी और अपने माँ बाप के घर आ बैठी। मुझे बहुत ही सादा बल्कि गरीबाना से कपड़े पहना दिए गए। मेरा जेवर उतरवा लिया गया और चूड़ियाँ तोड़ दी गईं। घर वालों ने मुझे धुतकार कर अलग बिठा दिया। आप जानते हैं कि हिंदुओं के यहाँ औरत की कोई हैसियत और कोई कदर मंजिलत नहीं होती। बाप ने मुझे कम सिनी में एक बूढ़े के हवाले कर दिया और पैसे कमा लिए थे। हिंदुओं में ऐसा अक्सर होता है। मुझ जैसी बेटियों को दुश्मन के हवाले करके दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जाता है। अब मैं पकड़ी गई हूं तो मुझे छुड़ाने कोई हिंदू नहीं आएगा। इन बातों को अलग रखें कि मुझ पर क्या बीती। मैं आपको कुछ और सुनाना चाहती हूँ। खामन के घर मुझे जो आज़ादी हासिल थी वो अपने माँ बाप के घर आकर ख़त्म हो गई। इस पर गौर करें कि मेरी उम्र बमुश्किल 17 साल हुई थी। उम्र तो मेरी 17 साल थी, लेकिन मैंने अपने आप में 70 साल की उम्र की औरतों जैसी जहनी पुख्तगी और चालाकी पैदा कर ली थी। मैंने अपने माँ बाप की कैद से कुछ देर की रिहाई का इंतज़ाम कर लिया। ये मेरी फरेबकारी का नतीजा था। मैंने इस फनकारी में बहुत महारत हासिल कर ली थी। मेरे दिल में अब किसी का खौफ और ख़तरा नहीं था। अपने दोस्त से मिली तो इसने शादी से तो इनकार कर दिया, लेकिन पहले की तरह नाजायज़ दोस्ती जारी रखने पर जोर दिया। मैंने इसे धुतकार दिया। 1-2 महीनों बाद एक ईसाई से दोस्ती लगा ली। बड़ा अच्छा खुबरू जवान था और अकल भी रखता था। इसने कहा कि मैं इसका मज़हब कबूल कर लूँ तो मेरे साथ शादी कर लेगा। मैंने इसे कहा कि मेरा कोई मज़हब नहीं और मैं इसका मज़हब कबूल कर लूँगी। मैं इसे मिलने मिलाने लगी और 6-7 महीने दोस्ती चली। एक बार वो मुझे शिमला ले गया। मैं वापस आई तो बाप ने मुझे मारा पीटा कि मैं कहाँ चली गई थी। मैंने कहा कि मैं किसी रोज़ हमेशा के लिए चली जाऊँगी। एक रोज़ मेरे ईसाई दोस्त ने कहा कि वो मुझे हमेशा के लिए दिल्ली ले जाना चाहता है। मैं पहले तो तैयार बैठी थी। घर से ज़ेवरात और खासी रकम उड़ा ली और एक रात दोस्त के साथ दिल्ली चली गई। वहाँ हम एक बहुत बड़े होटल में ठहरे और खूब ऐशो इशरत की। एक रोज़ मेरे दोस्त ने मेरा तारुफ 2 आदमियों से करवाया। अगले रोज़ मेरा दोस्त लापता हो गया और ये दोनों आदमी आ गए। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा दोस्त अब कभी वापस नहीं आएगा और मैं इनके साथ चली चलूँ। मेरे ज़ेवरात और नकदी दोस्त उड़ा ले गया था और मेरे लिए अब कोई पनाह नहीं थी।
लेकिन इन दोनों आदमियों ने ऐसे प्यारे तरीके से मुझे हकीकत हाल से आगाह किया कि मैं इनके साथ चल पड़ी। उन्होंने बताया कि वो इंटेलिजेंस के आदमी हैं और इन्हें मेरी ज़रूरत है। उन्होंने मुझे सब्ज़ बाग दिखाया और मैं इनकी होकर रह गई। मुझे इनके अफसरों से मिलवाया गया और इन अफसरों ने मुझे समझाया कि इन्हें मेरी ज़रूरत है और ज़रूरत क्या है। यहाँ मुझे कोई तफसील बयान करने की ज़रूरत नहीं। आप समझते हैं कि मैं किस तरह अपने मुल्क की इंटेलिजेंस में दाखिल हुई थी और मेरे साथ क्या क्या बातें हुई होंगी। मेरी बाकायदा ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। अय्यारी और फरेबकारी तो पहले ही मेरी फितरत में दाखिल हो चुकी थी और जो कसर रह गई थी वो इस महकमे ने पूरी कर दी। मैं आपको सही और बिल्कुल सच्ची बात कह रही हूँ कि मेरे दिल में अपने मुल्क की कोई मोहब्बत नहीं, ना पाकिस्तान को मैं अपना दुश्मन मुल्क समझती हूँ। मैं इन शैतानी कार्रवाइयों में खुश रहती हूँ और किसी को बेवकूफ़ बनाकर, इसके जज्बात के साथ खेल कर और इसे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करके मुझे रूहानी सुकून मिलता है। लेकिन अब आपकी बातें सुनी हैं तो मैं महसूस करने लगी हूँ कि मुझ में इंसानियत मरी नहीं और इंसान के जो सही जज्बात होते हैं वो भी मुझ में ज़िंदा हैं और मेरा भी हक़ है कि बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर करूँ। मैं पूरा बयान दूंगी और जो कुछ जानती हूँ बताऊंगी, आपकी रहनुमाई करूंगी, लेकिन इस दरख्वास्त के साथ कि मुझे वापस इंडिया न भेजा जाए। यहाँ कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो मुझे मुसलमान बनाकर अपनी बीवी बना ले और मैं सारी उम्र इसके कदमों में गुजार दूँ। ये बात की बात है, लूसी मेजर जनरल ने कहा। तुम्हारी इस दरख्वास्त को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। पहले हमारी ज़रूरत पूरी कर दो ताकि तुम इस चक्कर से निकल सको। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें जलील और ख्वार होने के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले रोज़ लूसी इकबाली बयान दे रही थी। बयान लेने वालों में एक कर्नल था और एक मेजर। तलिस्माती हुस्न वाली फरेबकार हसीना हल्के फुल्के और पूरे तमाम लहजे में अपनी गुजरी हुई मुजरमाना ज़िंदगी से पर्दे उठा रही थी। वाजदा और इसके भाइयों को, मेजर समी और कैप्टन आसिफ को ISI के डायरेक्टर जनरल ने वापस लाहौर जाने की इजाज़त दे दी और कहा था कि वो लाहौर में मौजूद रहें, किसी भी वक्त इन्हें रावलपिंडी तलब किया जा सकता है। लूसी ने जिस तरह मेजर उस्मान को अपने तलीसम में गिरफ्तार करके रखा हुआ था और जिस तरह इसकी ब्रेन वॉशिंग की गई थी वो लूसी ने तफसील से सुनाया और फिर उस्मान की खुफिया मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की तफसीलात बयान की। उस्मान ने इंडिया की इंटेलिजेंस को जो फौजी राज दिए थे वो सुनाए और इसका जो मुआवजा उस्मान को मिलता रहा वो बताया। मुख्तसर ये कि लूसी ने मेजर उस्मान को बेनकाब करने में कोई कसर न छोड़ी। कराची जाते हुए मेजर उस्मान अपनी बीवी और बच्चों के साथ जो अगवा हुआ था, इसके साथ लूसी का कोई ताल्लुक़ नहीं था। लूसी ने अपने बयान में कहा कि यह सिंध के डाकुओं का काम था और ये डाकू इंडिया के एजेंटों की हिदायतकारी के मुताबिक अगवा और कत्ल की वारदातें करते हैं। लूसी इत्तफाकिया उधर चली गई। वो सैर के लिए गई थी। उसने कहा कि सिंध में इंडियन इंटेलिजेंस की बादशाही है। ये अच्छा इत्तफाक था कि लूसी को पता चल गया कि एक पंजाबी फैमिली को अगवा किया गया है। लूसी ने देखा वो तो मेजर उस्मान था। लूसी और इसके साथी के हुक्म से इन्हें रिहा कर दिया गया। लूसी ने अपने अगवा की वारदात भी सुनाई जो वाजदा के दोनों भाइयों ने की थी। इसे मालूम नहीं था कि इसके अगवा में मेजर समी और कैप्टन आसिफ ने क्या रोल अदा किया था। फिर लूसी ने कहा कि वो किस तरह इनकी कैद से रिहा हुई थी। इसने वाज़ेह अल्फाज में बताया कि रात को जो नौकर इसके लिए खाना लाता और बाहर पहरे पर रहता था उसे अपने हुस्न और निस्वानियत के शीशे में उतारा और इसे साथ लेकर भाग निकली। इसने ये भी बताया कि रिंग लीडर महिंदर आहूजा ने नौकर को कत्ल करा दिया और फिर इसकी लाश नहर में बहा दी गई। इस बयान से कत्ल महिंदर आहूजा के खाते में लिखा था। एक मेजर उस्मान को ही नहीं, लूसी ने 2-3 और पाकिस्तानी शख्सियतों को भी बेनकाब किया। मुझ जैसी लड़कियों को एक ख़ास बात जहन नशीन कराई जाती है। लूसी ने अपना बयान देते हुए कहा, वो ये कि कोई मर्द कितना ही पत्थर क्यों ना हो, हसीन औरत और दौलत इसकी ऐसी कमज़ोरी होती है जो इस इंतहाई मजबूत पत्थर को रेज़ा रेज़ा कर देती है। इंडियन इंटेलिजेंस के पाकिस्तानी एजेंट इस वजह से एजेंट नहीं बने थे या नहीं बनते कि इनके दिलों में इंडिया की मोहब्बत और पाकिस्तान की दुश्मनी है, बल्कि ये महज मफाद परस्ती है और ये औरत, शराब और दौलत का नशा है जो दिमाग को चढ़ जाए तो दोस्त और दुश्मन की पहचान ख़त्म हो जाती है। एक उस्मान और लूसी को फांसी दे दें, 2-4 दिनों में ही एक और उस्मान और एक और लूसी इनकी जगह आन पहुँचेंगे। पाकिस्तान की ज़मीन दुश्मन के जासूसों के लिए बड़ी ज़रखेज़ है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड और रूस ने जितने एजेंट अपनी अपनी इंटेलिजेंस के लिए पाकिस्तान में तैयार कर रखे हैं, इतने शायद ही किसी और मुल्क से मिलते हों। यहाँ की माशरत, सियासत, सहाफ़त, अदबी दुनिया और हर शोबे से एजेंट बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। सियासी और मजहबी लीडरों में भी ज़ाती मफादात की खातिर एजेंट मौजूद हैं। देखो लूसी, कर्नल ने कहा, तुम पहले अपना बयान मुकम्मल कर लो और इसके मुताबिक निशानदेहियाँ और फिर तुम्हारी इस किस्म की बातें और तुम्हारे मुशाहिदात भी सुनेंगे।
मैं कोई और राय नहीं दूंगी, लूसी ने कहा। ये कहने की इजाज़त दें कि जिस मुल्क में अमेरिका और इंग्लैंड के इशारों से हुकूमतें बनती और टूटती हों, इस मुल्क में ये देखकर हैरान नहीं होना चाहिए कि यहाँ के लोग अपने मुल्क में तखरीबकारी कर रहे हैं। ये सोचना आपका काम है कि आपके मुल्क की सियासत और माशरत में जो आलूदगी है वो किस तरह ख़त्म की जाए। लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस खसूसन रॉ इतनी कच्ची नहीं थी कि इनके हर एजेंट से वाकफियत होती। हर एजेंट को सिर्फ इन महदूद से अफराद का इल्म था जिनके साथ वो काम करता था। एक रिंग में होते हुए अक्सर मेंबरों को दूसरे मेंबरों के मुतल्लिक ज़रा सी भी वाकफियत नहीं होती थी। इस जैसा ही दूसरा अहम गवाह सगीर था। लूसी के बयान के बाद कुछ देर वक्फा किया गया और सगीर का बयान लिया जाने लगा। इसने भी कोई बात पर्दे में न रहने दी। अपनी तमाम वारदातें और जो भी इसकी सरगर्मियाँ रही थीं कर्नल और मेजर को तफसील से कलम बंद करवा दी। लूसी और सगीर को एक मजिस्ट्रेट के पास ले गए। दोनों ने कानून के मुताबिक अपना अपना बयान कलम बंद करवा दिया। लूसी को बाकायदा वादा माफ गवाह करार दे दिया गया। सगीर की हैसियत एक गवाह की सी थी। 3 पाकिस्तानी एजेंट भी पकड़े गए थे और तीनों ने इकबाली बयान दे दिए थे। इनमें एक मेजर उस्मान के साथ काम करता रहा था। ISI के बालाई अफसरों ने जब ये बयानात पढ़े और वो शहादत देखी जो उस वक़्त तक सामने आ चुकी थी, तो ये बात सामने आई कि मेजर उस्मान के ख़िलाफ़ केस हर लिहाज से मुकम्मल है और ये कोर्ट में पेश किया जा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि मेजर उस्मान को दूसरे मुल्ज़िमों के साथ सिविल कोर्ट में पेश किया जाए या इसका अलग कोर्ट मार्शल किया जाए। ISI के बालाई अफसरों ने इस मसले पर गौर किया। दूसरे मुल्ज़िमों की तफ्तीश अभी अधूरी थी। इनसे इकबाल जुर्म करवाना था और पूरे रिंग की निशानदेहियाँ करवानी थीं और इनसे शहादत लेनी और इसके मुताबिक मज़ीद गिरफ्तारियाँ करनी थीं। इनमें सिवाय लूसी के किसी और ने अभी तक अपना जुर्म तस्लीम नहीं किया था। इनके ख़िलाफ़ कोर्ट के लिए मुकदमात तैयार करने का काम मेहनत तलब भी था और इसके लिए अच्छा खासा वक़्त भी दरकार था। ISI के अफसरों ने आखिर ये फ़ैसला किया कि मेजर उस्मान का कोर्ट मार्शल किया जाए और बाकी सबके केस तैयार होने के बाद सिविल कोर्ट में पेश किए जाएँ। GHQ को ख़त लिखा गया और कोर्ट मार्शल की तजवीज़ पेश की गई। GHQ ने कोर्ट मार्शल की मंजूरी दे दी। ये मंजूरी आते ही शहादत और गवाह तैयार करने का काम शुरू हो गया। लूसी ने शहादत की तकमील में नहायत ही कारआमद रोल अदा किया और वो अपना ताउन जारी रखे हुए थी। सगीर का बयान भी मेजर उस्मान के केस को मज़ीद तक़वियत देता था। लूसी चूँकि मुल्ज़िमा थी इसलिए इसे सेल कोठरी में रखा गया था, लेकिन इसके इकबाल जुर्म के बाद और इसका पुरखुलूस ताउन देखते हुए इसे सेल में बंद रखना मुनासिब मालूम नहीं होता था। कानून के मुताबिक उसे जेल की हवालात में भेज देना चाहिए था, लेकिन मुसलहत इसमें थी कि इसे अपने पास रखा जाए। यह किसी सिविल कोर्ट का आम केस नहीं था। ये मुल्क के ख़िलाफ़ बड़ी ख़तरनाक तख़रीबी और तबाहकुन साजिश का जुर्म था और इसके मुल्ज़िमों को इंतहाई सज़ा दिलवाना इंतहाई ज़रूरी था। इस केस को वकीलों और अदालतों के घिसे पिटे तौर तरीक़ों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता था। लूसी को सेल से निकाल कर एक रिहायशी कमरे में रखा गया जहाँ इसे हर सहूलत मुयस्सर थी। सगीर पहले ही आज़ाद था, लेकिन इसे सेल के बजाय ऐसे ही एक रिहायशी कमरे में रखा गया था। अब सगीर को एक और कमरे में मुंतकिल कर दिया गया जो लूसी के कमरे के बिल्कुल साथ था। इन दोनों कमरों के बाहर मिलिट्री पुलिस का एक संतरी खड़ा रहता। लूसी और सगीर को बरामदे में निकलकर घूमने फिरने की और इकट्ठे बैठने की इजाज़त थी। इन्हें अपनी निगरानी में रखने की 2 वजूहात थीं। एक ये कि इन्हें आज़ाद छोड़ा जाता तो इनके गुमराह होने का खदशा था। दोनों साल से इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे और शाहाना ज़िंदगी बसर करते थे। यह ऐशो इशरत इन्हें वापस इसी मुजरमाना डगर पर ले जा सकती थी। दूसरी वजह इनका तहफ़्फ़ुज़ था। ISI इस मामले में ज़िंदा व बेदार थी कि इस रिंग में यही चंद एक अफराद नहीं जो पकड़े गए हैं। इनके न जाने कितने साथी बाहर सरगर्म होंगे और इन्हें ये पता चल गया कि लूसी और इनके एक एजेंट सगीर ने पर्दे उठा दिए हैं, तो वो इन दोनों को किसी न किसी तरीके से कत्ल या अगवा कर सकते हैं। इनके गुमराह हो जाने का इतना खदशा नहीं था जितना इनकी जानों को ख़तरा था।